संतोष जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार अलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड ये जो शक्तिकांता दास जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, तकरीबन शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। बस परसेंटेज का जो हम थोड़ा कम कोशिश कर रहे थे, उसको कोशिश उम्मीद के साथ में कि इतना बड़ा परसेंटेज नहीं हो, उन्होंने उसको पूरा राउंड फिगर आधा % कर दिया। सर, कितना ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और उससे कितना अलग है, प्लस इसके रिपरकशंस कैसे देखते हैं बाजार के अंदर? देखिए, सबसे पहली चीज कि कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से उन्होंने रेट कट किया था, पहले तो उसको कम कर रहे हैं। जो जितना भी उन्होंने लीवे दिया था मार्केट को, वो उसको वापस कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट जो देख रहा है कि तकरीबन जो है इस फाइनेंशियल ईयर में 1.1% तक के रेट बढ़ सकते हैं। या फिर आप कह लें कि अगर पॉशी रूप से हम बॉन्ड मार्केट को देखें, तो वहाँ पर जो यील्ड है वो ये दर्शाता है कि तकरीबन कल जो है वो 7.5% के करीब हो गया था। तो वहाँ पर लग रहा है कि मार्केट में थोड़े रेट बढ़ सकते हैं, मतलब डिस्कम्फर्टिंग लेवल पे हैं। और जैसा कि ओपनिंग स्टेटमेंट में आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है कि जो वॉर लाइक सिचुएशंस है उसने इन्फ्लेशन को ग्लोबल इन्फ्लेशन बना दिया है। मतलब हर चीज़ को हम जैसे कि ग्लोबल विलेज के रूप में देखते हैं, तो वॉर ने इन्फ्लेशन को ग्लोबल बना दिया है। तो ये एक फिनोमेना है और उसमें जो मार्केट के लिए जो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, वो ये है कि 7.2% जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के का अनुमान है जीडीपी का, वो उन्होंने बरकरार रखा है 7.2% के करीब। सीपीआई इन्फ्लेशन जो देख रहे हैं वो काफ़ी हाई है, दिख रहा है कि 6.7% के करीब फाइनेंशियल ईयर 23 में रहेंगे। ये जो अनुमान है ये काफ़ी जीडीपी का जो सरप्राइजिंग है मार्केट के लिए, वो जीडीपी को अनचेंज किया गया है। जैसे कि बहुत सारी इकोनॉमीज़ में ऐसा लग रहा है कि हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़े हुए रहेंगे और आपके जीडीपी की ग्रोथ नहीं होगी, जीडीपी डाउन होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये वो सिनेरियो होते हैं, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा-सा उन्होंने अभी नहीं माना है और कहा है कि जो अनुमान पहले थे, वही रहेंगे। जीडीपी में अगर देख लें तो और दूसरी चीज़ जो इकोनॉमी के लिहाज से सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वो 74.5% के करीब है, जो कि पिछली मर्तबा 72% था के करीब था और वो इवन फर्दर यहाँ से बढ़ेंगे। मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, हमारी जीडीपी फर्दर बढ़नी चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण शायद वो जीडीपी को नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन हर जगह बढ़ने की बात कह रहे हैं। और मार्केट को शायद यही चीज़ पसंद आई है क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे था और मार्केट यहाँ से बढ़ चुका है। अभी एलेक्स जी, इनका जो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उनके केवल कुछ-कुछ जॉट डाउन कर रखा था मैंने कि जो-जो उन्होंने बोला है उसकी मुख्य बातें जो हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक मुख्य बात और भी कह रहे हैं, जब पॉलिसी आप मतलब अनाउंस करती है आरबीआई, तो उसमें एक मुख्य बिंदु होता है कि पॉलिसी का स्टैंस क्या होता है। स्टैंस का मतलब कि किस तरह से वो मार्केट को देख रहे हैं। तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि ग्रेजुअल विथड्रॉवल ऑफ एक्कोमोडेटिव पॉलिसीज़। तो ये एक संकेत है कि हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट और हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है कि ये एक्कोमोडेशन चेंज कर रहे हैं ये और ग्रेजुअली कर रहे हैं। मतलब एक शॉक, चूँकि लास्ट टाइम उन्होंने मई के महीने में एक शॉक दिया था और बाद में उन्होंने कहा कि मार्केट को हम अब कोई भी सरप्राइज़ नहीं देंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो वो बोल रहे हैं कि ग्रेजुअल विथड्रॉवल करेंगे। तो ग्रेजुअल विथड्रॉवल का मतलब है कि आप इंटरेस्ट रेट हेंसफोर्थ बढ़ेंगे धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँगे। ये कुछ कुछ मुख्य बातें रही हैं जो कि मार्केट के लिए थोड़ा-सा कह लें कि इतना ज़्यादा जो चिंताएँ थी उससे थोड़ा हम जो है टेपर्ड ऑफ हुए हैं। थोड़ी-सी राहत है इस पॉलिसी में, ऐसा प्राइमा फेसाई देखने से लग रहा है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जब तक पूरी तरह से स्क्रूटिनी नहीं कर पाएँगे, उस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बस ये कुछ ओपनिंग रिमार्क्स थे, मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। जी, ठीक है। सर, इसका असर अगर हम सेक्टोरल उस तरीके से समझें, अलग-अलग सेक्टर्स पे, चाहे वो बैंकिंग को लेकर के हो, चाहे वो ऑटोज़ पे लेकर के हो या रियल एस्टेट को लेकर के, कैसे देखते हैं और कितना सस्टेन करेगा? देखिए, हम जब प्रोग्राम चालू जैसे हम लोग बातचीत करना चालू किए, उसके पहले ही वो कुछ हाउसिंग सेक्टर पे बोल रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया और शायद कुछ जैसा कि लग रहा था कि शायद कुछ उनमें छूट-वूट दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मेन जैसा कि हम पिछली मर्तबा भी हम आप जब बात कर रहे थे,
तो उसमें हम ये कह रहे थे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का एक कहने की धुरी या एक चक्का है, क्योंकि उससे बहुत सारे सेक्टर रिलेटेड हैं। तो अगर रियल्टी सेक्टर चलता है तो सीमेंट, स्टील, जो कह लें कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है जैसे कि हेवल्स है, क्रॉम्पटन है, इस तरह की कंपनियां हैं, वायर की कंपनियां हैं, डेकोरेटिव सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं एक साथ। तो उस पे कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी में सब चीज बनाई रखनी है तो वहां पे कुछ आपको छूट देनी पड़ेगी। दूसरी, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वो, और चूंकि गवर्नमेंट की का एंडेवर है कि पीएलआई स्कीम के थ्रू इंडिया को एक जैसा कि चाइना ने कुछ दिन पहले किया था, अब इंडिया वो कर रहा है कि हमारे यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हमारे यहाँ चीजें बने और हम इसको सप्लाई करें। सेल्फ कंजम्पशन की पहली बात की जा रही है कि हम जो कुछ भी कंज्यूम करें वो हम खुद बनाएं, और अगर उससे एक्सेसिव होता है तो हम उसको बाहर भी बेचें, मार्केट भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव करें, इसीलिए पीएलआई स्कीम दी जा रही है। तो ये सारी चीजें लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान रखें, उसमें जो जहाँ-जहाँ पे पीएलआई स्कीम या जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस जगह का है, उस जगह के लिए अच्छा हो सकता है ये। जी, ठीक है। सर बैंकिंग सेक्टर पे किस तरीके का सर देख रहे हैं, कितना लंबा? देखिए, बैंकिंग एज ए होल अगर बैंक देखेंगे तो निफ्टी तो सर खूब अच्छे से तारीफ कर रहा है, खूब चीयर्स कर रहा है, आज डे हाई पे काम कर रहा है ऑलरेडी और ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखा रहा है। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं सर बैंक निफ्टी? देखिए, बैंक में सबसे पहली चीज ये होती है कि बैंकों का, आप अगर, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि आपको, चूंकि मैंने होम लोन ले रखा है तो मुझे पता है कि जब मार्केट फॉल होता है तो क्या करते हैं कि उतनी जल्दी से कंपनियां जो है अपने होम लोन रेट को कम नहीं करती हैं, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बहुत जल्दी इफेक्ट लेते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, मतलब इनके लिए अच्छा है, और क्योंकि बहुत जल्दी से रेट बढ़ा देते हैं, वो कॉस्ट जो है वो तुरंत पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, जो आरबीआई के ओपनिंग स्टेटमेंट में देखी गई कि वहां पर क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा है। तो ये दोनों चीजें जहां जहां पर वो अपनी कह रहे हैं कि प्रकाश डाल रहे हैं या उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसमें बैंक भी एक सेक्टर है, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक अगर बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है। और आज देखें आप, आज क्या मतलब, आज के कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार तकरीबन महीने भर से आप देखेंगे बैंकिंग में रेजिलियंस काफी बना हुआ है। तो वही कारण है कि क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में केपेक्स हो रहे हैं। तो केपेक्स फंडिंग कहाँ से होगी? कुछ इंटरनल एक्रूवल्स और कुछ बैंक से। तो और इसी के यही कारण है कि बैंकिंग में ऑफटेक थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा एक तरह से इसका बेनिफिशियल हो सकता है, तो बैंक्स भी अच्छे करेंगे। उसमें आईसीआईसीआई बैंक को हमको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी है, ये 2 चीज़ों को ध्यान रखें। वैल्यू वाइज़ अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको एक्सिस और इंडसइंड बैंक भी इस कड़ी में आपको मिल सकते हैं। ये राय है संतोष सर की बैंकिंग सेक्टर पे और बैंक से जुड़े हुए स्टॉक्स पे। स्टेट बैंक में बड़ी तेजी 3-3.5% की, आईसीआईसीआई बैंक भी तेजी दिखाता हुआ और ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स हम देखें अगर तो तेजी दिखा रहा है, 1% से ज्यादा तेजी डे हाइस पे काम करता हुआ और तेजी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, संतोष सर, अगर इस बाजार में और इन अनाउंसमेंट्स के बाद में, क्योंकि हम काफी समय से अगर हम बात करें तो शायद इस एक ट्रिगर का तो थोड़ा बहुत इंतजार कर ही रहा था बाजार, अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी बनने जा रही है, या अभी आज भी हम वेट करेंगे या इस हफ्ते भी हम वेट करेंगे चीजों को और सेटल डाउन होने के लिए और ट्रेंड को समझने के लिए? देखिए, 2 चीज़ हैं, जब भी इवेंट्स अब हमारे पीछे है, जब आगे रहता है तो हमें हमेशा फ़ियर ऑफ अननोन रहता है। नाउ दैट फ़ियर हैज़ कम आउट, जो भी फ़ियर था मार्केट का, वो हमारे सामने है, और देखा मार्केट ने कि शायद जो है जितनी चिंता मार्केट कर रहा था, शायद उतनी चिंता इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं होंगी या ग्रोथ के ऊपर मेनली, जो कि मार्केट हमेशा ग्रोथ को देखता है, वो नहीं है। तो वो एक, नो बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, ऑल्दो चूँकि जो रेट हाइक हुआ है, 40 बेसिस पॉइंट कर रहे थे, वो 50 बेसिस पॉइंट है, लेकिन आउटलुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आने वाले टाइम पे, जैसे कि कंपनियाँ जब अपने रिज़ल्ट घोषित करती हैं, तो रिज़ल्ट तो जो होता है वो पीछे का एक आकलन है, यू आर लुकिंग बैक, बट जो आउटलुक आप एक्सप्रेस करते हो कि आने वाले टाइम पे क्या देख रहे हो,
मतलब आप जो जब भी गाड़ी चलाते हो तो फ्रंट जो कहें कि जो विंडशील्ड है उससे जब देखते हो तो सामने की तरफ ज़्यादा देखते हो, तो उसमें उनको चीज़ें उतनी खराब नज़र नहीं आई हैं, तो वो मार्केट के लिए शायद थोड़ा ठीक लग रहा है। इसलिए मार्केट जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। इवेंट पीछे है, सामने हमको देखना है कि हम किस तरह से, और स्टैगफ्लेशन जो मैं कह रहा था कि स्टेट वेयर की एक ऐसी स्थिति जहाँ पर जीडीपी थमेगा, नीचे की तरफ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। ये चीज़ों में दिख रहा है कि आरबीआई बोला नहीं, जीडीपी तो नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ऑल्दो थोड़े से हाई ट्रैजेक्टरी पे है, लेकिन हमारा जीडीपी मेंटेन रहेगा, तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति नहीं होगी। ये काफ़ी राहत का विषय है। जी। सर उसमें लेकिन मुझे एक चीज जो थोड़ी-सी जहाँ पे मेरी सुई अटकी है, वो ये है कि जिस जीडीपी की और जिस एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं गवर्नर साहब, उसमें जो क्रूड का दाम जो लेकर के चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरा कैलकुलेशन है, वो बहुत अलग नहीं है सर। कहाँ $105 की बात कर रहे हैं कि जी 105 हाँ, के बेसिस, हाँ, और हाँ, यहाँ क्योंकि आज की स्थिति $120 के आसपास हम बार-बार पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर भी जा रहे हैं। ये तो बड़ा डिफरेंस है, और इसको तो एडजस्ट करने में तो फिर सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाना चाहिए। देखिए, अब वो कैसे देख रहे हैं आप समझिए ज़रा, हम उनकी समझ को समझते हैं कि वो कैसे समझ रहे हैं। तो हम मतलब इंडिया एज़ अ कंट्री और चाइना एज़ अ कंट्री, हम यूएस के जो सैंक्शन हैं उसको डिफाई करते हुए रशिया से क्रूड ऑयल लेने की बात कर रहे हैं, सब्सटैंशियल डिस्काउंट्स पे हमको मिलने की बात है। और कंपनियाँ हमारे इम्पोर्ट चालू कर दी हैं, काफ़ी कंपनियाँ स्टेट रन पीएसयूज़ कह लें, ऑयल इंडिया जो आप देखें 2 दिनों से दाम बढ़े हुए हैं। मैं उसके डिटेल्स में काफ़ी खोजबीन की तो पता चला कि इनकी कुछ यूनिट्स जो है वहाँ भी हैं। इनके कुछ ऑयल फील्ड्स जो है ये रशिया में भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि और रिलायंस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वहाँ से लेके आया है, क्या नाम है, तेल लेके आ रहे हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी होगी, कह लें कि सऊदी अरबिया से या फिर और ओपेक नेशंस पे कम होके रशिया पे थोड़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है, जिसके कारण कि ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कॉस्ट है और उनका जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन है। तो आपको वैश्विक बाज़ार में जो दाम दिख रहा है आप देखें, तो उसके अलबत्त जो है ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नहीं रहे। चूँकि हाई पे जैसा मैंने बताया था कि कम देर तक रहता है। अगर थोड़ी-सी भी चीज़ कुछ आती है नीचे तो प्राइस नीचे आ सकते हैं, और ऑलरेडी हम सस्ते दाम पे तेल खरीद रहे हैं। तो ये कुछ एस्टिमेशन हो सकते हैं कि जिसके कारण जी। कि उनका थोड़ा उनका थोड़ा 105। एडजस्टमेंट मान सकता हूँ संतोष सर, लेकिन उतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल जो निकल के आ रहा है और जिस तरीके से रशिया जिन मीडिएटर्स के थ्रू बेच रहा है या यूरोप से और वहां से, तो कुल $10 का ही डिस्काउंट है। और हम बात कर रहे हैं 120 से ऊपर के करंट भाव की, और एस्टिमेशन जो हमने रेपो रेट का लगाया है वो लगाया है 105 के डॉलर पे। तो वो $15 का डिफरेंस है, जिसमें से डिस्काउंट केवल $10 का है जो एक्चुअल है। तो $5 के फिर भी हम कहीं ना कहीं कमजोरी में। वो अलग बात है कि अगर ये कूल डाउन हो जाता है, जो $120 आज भी चल रहा है और वाली चीजें, अगर ये कहीं नीचे रहता है, तो शायद उसी एस्टिमेशन के आसपास 105 के आसपास हमको भी पड़ जाए भाव जो पड़ेगा। चलिए ठीक है, उसको भी नजर रखेंगे। ठीक, संतोष सर, अभी कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी है इस समय? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो कि चिंता थी दूर हुई है। थोड़ा बैंकिंग, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा बैंक्स देख सकते हैं। और चूँकि अभी भी आप देखेंगे ना तो 2-3 दिनों से जो एक्टिविटीज़ पेंड इन हो रखी हैं, और जैसे कि हमने 2 दिन पहले हम जब बात कर रहे थे कि जो कॉल राइटिंग दिख रही थी, अलबत्ता अगर आज के मार्केट में देखेंगे तो कॉल राइटर्स अभी गायब हो चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि शायद अच्छी पॉलिसी स्टेटमेंट है, कॉल राइटर अभी नहीं है। तो मार्केट कॉल राइटर नहीं है, पुट राइटर भी ज़्यादा इमर्ज नहीं हुए हैं। मतलब अभी भी असमंजस सी स्थिति मार्केट में बनी हुई है। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक पुट राइटर्स नहीं आते हैं मार्केट में, तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ऑल्दो अब मंदी इंक्रीमेंटली शायद नहीं करेंगे। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखने का होगा कि एक तो उन्होंने जो हाउसिंग पे बोला, तो आप रियल एस्टेट पे देख सकते हैं। रियल एस्टेट में हमारी पसंद ओबरॉय रियलिटी है। काफ़ी अच्छी कंपनियाँ वहाँ पर आप देख सकते हो। और बैंकिंग में जैसा हमने बताया कि ये 2 सेक्टर अभी लग रहा है कि अगर थोड़ा-सा भी ठीक होता है तो ये चीज़ें अच्छी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी और ये वाले स्टॉक्स जिनको कि जिस सेक्टर्स को बता रहे हैं संतोष जी और पहले भी बता चुके हैं, तो उस पर नजर रखनी होगी, वहां से हमें बढ़िया मुनाफा मिल सकता है।
ठीक है।